मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की जीवन यात्रा में जातिगत भेदभाव, किशोरावस्था, विवाह, इनके प्रश्न उत्तर के माध्यम से बताती हूँ। वडोदरा राज्य एवं उससे जुड़े अनुभव को भी बताती हूँ। तो शुरू करते हैं बाबा साहब की जीवन यात्रा। प्रश्न पहला, बाबा साहब की आगे की पढ़ाई किस प्रकार हुई थी? उत्तर, बाबा साहब ने मैट्रिक के बाद इंटर की परीक्षा पास की तो उनके पिताजी खुश हुए और साथ साथ दुखी भी हुए थे। दुखी होने का कारण यह था कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे आगे की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इस समस्या का हल निकल आया। श्री कृष्णा जी केलुस्कर नाम के शिक्षक बाबा साहब की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इस समस्या के लिए मदद की। वे बड़ौदा के विद्वान महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास बाबा साहब को लेकर गए। सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा बाबा साहब के लिए दरमाहा 25 रुपये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। सन 1912 में बाबा साहब ने BA की परीक्षा पास की थी। प्रश्न दूसरा, बाबा साहब का विवाह किस प्रकार हुआ? उत्तर, बाबा साहब के समय में बाल विवाह का प्रचलन था। इसलिए उनके पिताजी सूबेदार ने उनका विवाह तय कर दिया, पर विवाह संपन्न होने से पूर्व उन्हें एक कन्या पसंद आ गई। पहली कन्या के पिता को न कह देने के कारण नाराज होकर पहली कन्या के पिता ने रामजी सूबेदार के खिलाफ पंचायत में शिकायत कर दी। रामजी सूबेदार को 5 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। इसके बाद वे अपने पुत्र का विवाह दूसरी लड़की से कर सके। इस प्रकार बाबा साहब का विवाह हुआ। बाबा साहब का विवाह रामी बाई से संपन्न हुआ। विवाह के समय बाबा साहब की उम्र 17 वर्ष की थी और रामी बाई की उम्र 9 वर्ष की थी। रामी बाई ससुराल में आने के बाद रमाबाई के नाम से जानी गई। प्रश्न तीसरा, बाबा साहब ने BA की परीक्षा पास करने पर क्या किया? उत्तर, बाबा साहब ने 1912 में BA की परीक्षा पास करने के बाद कृतज्ञता के कारण वडोदरा के महाराज के यहाँ नौकरी करने का निर्णय लिया। बाबा साहब ने महाराजा को पत्र लिखा और उसके उत्तर में महाराजा ने बाबा साहब को नौकरी देकर वडोदरा बुला लिया। प्रश्न चौथा, वडोदरा में बाबा साहब का समय कैसा बीता? उत्तर, सयाजीराव राजा ने बाबा साहब को नौकरी तो दे दी थी, लेकिन रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था नहीं की थी। बाबा साहब को अपने अछूतपन के कारण वडोदरा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब के पिता नहीं चाहते थे कि ये नौकरी करे, फिर भी उस समय के हालात को देखते हुए बाबा साहब ने नौकरी कर ली। बड़ौदा राज्य का कारभार उच्च वर्ण के हिंदू देखते थे। उन्हें लगता था कि वे बाबा साहब के संपर्क में आने से वे अपवित्र हो जाएंगे। यह भावना इतनी कठोर थी कि उनके कार्यालय के चपरासी उन्हें हाथ में फाइल नहीं देते थे और न ही मेज यानी टेबल पर रखते थे, बल्कि वे फाइल को दूर से ही फेंक दिया करते थे। प्रश्न पांचवा, ट्रेन छूट जाने के कारण बाबा साहब को बहुत दुख हुआ था। यह कौन सी घटना थी? उत्तर, जब बाबा साहब बड़ौदरा राज्य में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए थे, वहाँ वे सिर्फ 15 दिन ही काम कर पाए थे कि उसी समय उन्हें तार मिला कि उनके पिताजी बहुत बीमार है। तुरंत छुट्टी लेकर वे मुंबई के लिए रवाना हो गए।
रास्ते में सूरत स्टेशन पड़ा। वहाँ अच्छी बर्फ़ी बिक रही थी। बाबा साहब ने सोचा कि पिताजी के लिए थोड़ी बर्फ़ी ले लेता हूँ। जब तक वे बर्फ़ी ले पाते तब तक गाड़ी यानी ट्रेन चल पड़ी थी। दूसरी ट्रेन पकड़कर वे दूसरे दिन मुंबई पहुँचे। उन्होंने पाया कि पिताजी मरणासन बिस्तर पर पड़े हुए थे। उन्हें ट्रेन छूटने का बहुत दुख हुआ था, क्योंकि कुछ ही देर में उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिया था। ऐसे लगा जैसे वह स्वर्ग जाने से पूर्व अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे हो। पिताजी के मृत्यु से बाबा साहब को बहुत दुख हुआ था। पिता और पुत्र के बीच एक अटूट और गहरा संबंध था। पिता ने अपने पुत्र से अपने सपने पूरे करने की आशा रखी थी। बाबा साहब के दुख में सारा परिवार समा गया। यह उनके जीवन का सबसे दुखदायी दिन था। बाबा साहब के पिताजी का स्वर्गवास 2 फरवरी सन 1913 में हुआ था। जिस पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे और कर्ज भी लिया था, उस पुत्र की उन्नति को न देख पाने के कारण बाबा साहब बहुत दुखी हुए थे। अपने पिछले कटु अनुभव के कारण बाबा साहब वडोदरा वापस नहीं जाना चाहते थे। इसी बीच संयोग की बात हुई थी कि उसी समय जून सन 1913 में वडोदरा नरेश मुंबई में पधारे थे। बाबा साहब ने सोचा कि उनसे मिलकर प्रार्थना करूं कि उनके लिए वडोदरा में रहने के लिए और भोजन का प्रबंध करा दे, ताकि वे वहां जाकर काम कर सकें। बाबा साहब अपनी पूरी बात महाराजा को समझाई कि वे उनकी समस्या का समाधान कर सके, परंतु विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। समस्या का समाधान निकालने के बजाय महाराजा ने उल्टे उनसे एक प्रश्न पूछ लिया। महाराजा ने उनसे कहा कि वे कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने बाबा साहब से पूछा कि क्या तुम उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाना चाहोगे? इस पर बाबा साहब ने बहुत ही कृतज्ञता भाव से कहा कि आप मुझे अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए भेजना चाहते हो तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। महाराजा ने उन्हें शिक्षा मंत्री को आवेदन भेजने की सलाह दी और उसकी सूचना महाराज को भी दे देने के लिए कहा। इस प्रकार बाबा साहब का अमेरिका जाना तय हो गया। बाबा साहब अमेरिका जाने के प्रस्ताव से अधिक खुश थे। उनका चयन अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए हो गया था। वडोदरा राज्य की ओर से 3 वर्ष तक पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई थी, लेकिन इसके लिए बाबा साहब को एक शर्तनामा पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। शर्तनामा की पहली शर्त थी कि वे अमेरिका में रहकर वे सारा समय अध्ययन में लगाएंगे, अर्थात वे वहाँ कोई नौकरी चाकरी नहीं कर सकते। शर्तनामा की दूसरी शर्त थी कि हिंदुस्तान लौटने पर वे 10 वर्ष तक वडोदरा राज्य के यहाँ नौकरी करेंगे। बाबा साहब ने इस शर्तनामा पर हस्ताक्षर कर दिए और महाराजा को हृदय से धन्यवाद दिया। इस प्रकार उनका अमेरिका जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। बाबा साहब ने इस शर्तनामा पर हस्ताक्षर कर दिया था। उनको जीवन में इससे अधिक सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता था। यह ईश्वरी एक वरदान था। एक हिंदुस्तानी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। एक अछूत तो स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था। बाबा साहब के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी के मृत्यु के बाद यह स्थिति और भी खराब हो गई थी। परिवार के लिए कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति बाबा साहब के बड़े भाई आनंदराव थे और परिवार के
10-12 सदस्य उन पर आश्रित थे। घर का भार संभालने के लिए बाबा साहब ने बड़ौदा राज्य से मिलने वाली छात्रवृत्ति कुछ राशि प्राप्त कर ली और उसे अपने परिवार को सौंप दी। प्रश्न 6वां, बाबा साहब अमेरिका कब पहुँचे? किस विद्यालय में दाखिला लिया? उत्तर, बाबा साहब 21 जुलाई सन 1913 में न्यूयॉर्क अमेरिका पहुँचे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उस समय बाबा साहब की उम्र 22 वर्ष की थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने वर्ष 2004 में अपने सबसे प्रतिभाशाली 200 छात्रों की सूची बनाई थी। उस सूची में बाबा साहब का नाम सबसे ऊपर था। इस प्रकार कोलंबिया विश्वविद्यालय बाबा साहब को अपना सबसे अधिक प्रतिभावान विद्यार्थी मानता है। अमेरिका में बाबा साहब हार्टले हॉल नामक छात्रावास में रहने लगे। बाद में कॉस्मोपॉलिटन क्लब नामक छात्रावास में चले गए। बाबा साहब को हार्टले हॉल का वातावरण ठीक नहीं लगा। नए छात्रावास में सभी देशों के विद्यार्थी रहते थे, उनमें कई भारतीय थे। नए छात्रावास में बाबा साहब को एक नया मित्र मिल गया जो जीवन पर्यंत उनका मित्र रहा था। बाबा साहब को अमेरिका का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। उनको लगता था कि वे एक स्वतंत्र पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकते हैं। वहाँ हिंदुस्तान की तरह सामाजिक बंधन नहीं था, सभी को बराबर समझा जाता था। सभी अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर सकते थे। बाबा साहब को लगा कि अब उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिल गया। वे बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके अरमानों को मानो पंख लग गए हो। बाबा साहब ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के एक उच्चतम विश्वविद्यालय में गिना जाता है। बाबा साहब प्रतिदिन 16-16 घंटे अध्ययन करते थे। बाबा साहब की परिश्रम की पराकाष्ठा यह थी कि वे प्रतिदिन कोलंबिया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में सबसे पहले प्रवेश करते और रात्रि के समय बाबा साहब निकलने वाले वे अंतिम छात्र होते थे। न्यूयॉर्क का कोई ऐसा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी नहीं बचा जिसमें जाकर बाबा साहब ने गहन अध्ययन न किया हो। बाबा साहब जो भी विषय पढ़ते थे विषय की गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते थे। जो जो चीज़ें उन्हें महत्वपूर्ण लगती थी वे उन्हें नोट करते थे। इस प्रकार वे एक बहुत ही लगनशील विद्यार्थी बन गए थे। बाबा साहब के गुरुजन उनकी लगन देखकर बहुत प्रभावित और प्रसन्न हुए थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक सेलिगमन तो अपने विद्यार्थी को इतना परिश्रम करते देख अति प्रसन्न हो जाते थे। एक बार प्रोफेसर सेलिगमन ने कहा कि भीमराव केवल भारतीय विद्यार्थियों में से एक अनूठे और अद्वितीय नहीं है, पर अपितु अमेरिका के विद्यार्थी में भी उनके समान मेहनती और कोई छात्र नहीं है। एक अमेरिकन प्रोफेसर का अपने विद्यार्थी के प्रति यह उद्गार निश्चित ही बाबा साहब के लिए गर्व की बात थी। अमेरिका में बाबा साहब ने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन तथा मानव वंश शास्त्र का अध्ययन किया था। भारत में बाबा साहब ने पहले ही बीए की डिग्री अंग्रेजी और फारसी से प्राप्त कर ली थी। बाबा साहब के अमेरिका प्रवास के समय में लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के माध्यम से भारतीयों से अपील कर रहे थे कि भारत वापस चले और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में मदद करे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय भी उन दिनों अमेरिका में ही थे। वे भारतीय विद्यार्थियों
और अन्य लोगों से अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने में लगे थे। बाबा साहब की भेंट राष्ट्रभक्त पंजाब केसरी लाला लाजपत राय से हुई थी। बाबा साहब और लाला लाजपत राय के बीच वार्तालाप हुआ था। लाला लाजपत राय ने बहुत चेष्टा की बाबा साहब उनकी इस योजना को समर्थन दे, परंतु बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। किसी क्रांतिकारी समूह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा साहब का कहना था कि वे मात्र अध्ययन करने के लिए शर्तनामा पर हस्ताक्षर कर अमेरिका आए हैं। उनका किसी भी गतिविधियों में भाग लेना शर्तनामा का उल्लंघन करना होगा। वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। नैतिकता की मांग थी कि वे ऐसा न करें। अमेरिका में 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद बाबा साहब को सन 1915 में कला में स्नातकोत्तर एमए की डिग्री प्राप्त की। प्राचीन भारतीय व्यापार शोध विषय पर पीएचडी के लिए शोध कार्य पूर्ण किया था। बाबा साहब को विधिवत डॉक्टर घोषित नहीं किया जा सकता था। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने से पूर्व हर परीक्षार्थी को मूल शोध की एक प्रत पुस्तिका लिखनी होती है और उसे छपवाना पड़ता था। बाबा साहब ने शोध पूर्ण होने के बाद शोध पुस्तिका को कोलंबिया विश्वविद्यालय में जमा कर दी थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उस पुस्तिका को छपवा सके। इस कारण विधिवत डॉक्टरेट की डिग्री नहीं मिली थी। कुछ समय बाद इसका परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय ने उनकी इस पुस्तिका को मान्यता दे दी और उन्हें अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का अधिकार भी दे दिया, परंतु उन्हें विधिवत डॉक्टर घोषित नहीं किया गया था। लगभग 8 वर्षों के बाद उनका यह ग्रंथ थोड़े भिन्न नाम यानी अंग्रेजों के राज्य में देश का जातीय धन इस नाम से इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। तब जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की डिग्री विधिवत रूप से प्रदान की थी। बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें पीएचडी की डिग्री विधिवत रूप से प्रदान की थी। बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। इससे उनके भीतर एक जुनून जागृत हो चुका था कि वे इंग्लैंड भी जाए और अर्थशास्त्र की अपनी पढ़ाई जारी रखे। लंदन में उन्हें अपने प्रतिभा को और निखारने का अवसर मिलता, जो विश्व के एक महान शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसके लिए बाबा साहब ने बड़ौदा राज्य के शिक्षा विभाग से आग्रह किया कि उनकी छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाए ताकि वे इंग्लैंड में अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आए। परंतु शिक्षा विभाग ने बाबा साहब के आग्रह को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब ने महाराजा से सीधे प्रार्थना की और उनकी छात्रवृत्ति 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, लेकिन इससे उनका काम नहीं बन पाया। बाबा साहब लंदन तो गए, परंतु उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर लंदन से हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। लेकिन उनके अध्ययन करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि कुछ वर्षों बाद वे पुनः उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। बाबा साहब लंदन से सकुशल वापस आ गए, लेकिन उनकी किताबें और घर के अन्य सामान हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण बाबा साहब बहुत दुखी हुए थे। परंतु बाबा साहब सुखरूप लौटे थे। वह भारत में सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन जिस जहाज में उनका घर का अन्य सामान और पुस्तकें भेजी थी उसे किसी जर्मनी पनडुब्बी ने डुबा दिया था। बाबा साहब को जीवन पर्यंत पुस्तकों से बहुत लगाव था। पुस्तकों के प्रति उनका प्रेम और लगाव इनका मुंबई में स्थित 3 मंजिलीय मकान राजगृह में
संग्रहित 50,000 पुस्तकों से प्रमाणित होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। परंतु पुस्तकें खोने का उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु भाग्य की बात थी, बाबा साहब ने उस सामान का बीमा कराया था। सामान न मिलने के कारण हर्जाने के रूप में बीमा कंपनी ने उन्हें 600 रुपये दिए। आर्थिक तंगी की स्थिति में बीमा कंपनी के ये 600 रुपये उनके लिए वरदान सिद्ध हुए थे। अमेरिका प्रवास के दरमियान बाबा साहब 2 प्रकार से प्रभावित हुए। पहला प्रभाव अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन था। इसमें अमेरिका के निग्रो समुदाय को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत में अछूतों को इस प्रकार की आज़ादी प्राप्त नहीं थी। दूसरा प्रभाव बुकर टी वॉशिंगटन के जीवन से बहुत प्रभावित हुए थे, जिनका सन 1915 में देहांत हो गया था। बुकर ने टस्केगी इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और वे इसके अध्यक्ष भी थे। इनके माध्यम से बुकर ने निग्रो समुदाय के मध्य शिक्षा का प्रसार किया था और उन्हें उन जंजीरों को तोड़ा था जिनमें निग्रो जकड़े हुए थे। इनसे बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की कि ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को संसार के अनेक देशों ने अपनाना था। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की भी सोच थी कि संसदीय प्रजातंत्र में भी भारत का कल्याण है। बाबा साहब का मानना था कि पाश्चात्य प्रणाली के द्वारा ही भारत के अछूतों का उद्धार किया जा सकता है। बाबा साहब का मानना था कि मनुष्य को उसके गुणों से जानना चाहिए, परखना चाहिए, न कि उसके जन्म से। इस प्रकार बड़ौदा राज्य से एवं उनसे जुड़े अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और अगली वीडियो में बाबा साहब भारत वापसी पर जीवन व्यतीत करते समय संघर्षों का सामना करना इत्यादि के बारे में जानेंगे। डॉक्टर बाबा साहब की जीवन यात्रा में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।